नमस्कार साथियों, निदान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नागेश गेहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एंड चाइल्ड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के नाम से जानते हैं, के प्रश्न लेकर। तो आप सभी को विदित है कि विभिन्न राज्यों में जो है टेट की भर्तियाँ या फिर शिक्षक भर्तियाँ निकली हुई है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में अभी शिक्षक की भर्तियाँ निकली हुई है। यूपी टेट की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये प्रश्न है, और खास करके सी टेट की अभी परीक्षा होनी है, उस लिहाज से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और होते हैं। तो आइए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये सीरीज़ हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों को बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। अब यहाँ तो एक तो मॉरल की बात हो गई, मतलब नैतिकता की बात हो गई, और एक हो गया हमारा आचार या फिर हमारे विचार क्या हैं, हमारे एथिकल इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया है कि नैतिकता ज्ञान पर जोर देती है और आचार प्रदर्शन पर जोर देता है। देखिए, पहला दिया गया है कि नैतिकता ज्ञान पर जोर देती है, नहीं, नैतिकता जो होती है वो प्रदर्शन पर जोर देती है। व्यक्ति किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है, व्यक्ति अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके नैतिकता क्या होगी, अच्छी नैतिकता वाला व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करेगा, बुरी नैतिकता वाला व्यक्ति बुरा प्रदर्शन करेगा। तो उसके प्रदर्शन से पता चलता है कि यह आदमी नैतिक है या अनैतिक आदमी है। और दूसरा आचार, तो आचार जो होता है, ये आचार विचार क्या है हमारे, ये ज्ञान पर जोर देता है। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा कि आचार जो है वो ज्ञान पर जोर देता है, जबकि नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है। तो एक विश्वसनीय मूल्यांकन की बात हो रही है, एक रिलायबल असेसमेंट की बात हो रही है कि एक विश्वसनीय मूल्यांकन कैसा होता है। स्वतंत्र होना चाहिए, विवेकाधीन होना चाहिए, निर्भरशील होना चाहिए, अविश्वसनीय। देखिए, विश्वसनीयता की बात हो गई तो अविश्वसनीय तो वैसे ही कट जाएगा, यहाँ पर अविश्वसनीय नहीं हो सकता, यहाँ पर डिपेंडेबल होना चाहिए। निर्भरशील जो होगा, एक विश्वसनीय मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, एक निर्भरशील मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन की बात की गई है। एक होता है सतत, सतत का अर्थ होता है लगातार चलने वाला, और व्यापक मतलब बहुत भारी स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे। सतत मतलब लगातार चलने वाला, और व्यापक मतलब बहुत भारी स्तर पे, कॉम्प्रहेंसिव स्तर पे एवेल्युएशन जो किया जाता है, मूल्यांकन जो किया जाता है, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत बार, और व्यापक स्तर पर मतलब बहुत बड़े पहलुओं पर, जैसे कि व्यक्तित्व के कौशल तक इसमें जाया जा सकता है। तो ये बहुत व्यापकता स्तर पर इसका किसी का मूल्यांकन करते हैं, तो वो होता है कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है प्रश्न आपके क्या है कि व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को प्रदर्शित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन किसके निर्धारण को प्रदर्शित करता है। पहला दिया गया है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को। देखिए, व्यापकता का अर्थ ये होता है कि उसमें शैक्षिक गतिविधियाँ भी आ जाती है और उसमें सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी आ जाती है। व्यक्ति के खेल का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, उसकी शैक्षिक गतिविधि का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके विद्यालय परिवार में नैतिकता संबंधी और व्यवहार संबंधी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ही होता है कॉम्प्रहेंसिव, मतलब बहुत बड़े स्तर पे। तो इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल की जा सकती है। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने कि शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्यों की वर्गीकी इनके द्वारा दी गई। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बहुत बार डिस्कशन किया है बीएस ब्लूम का। बीएस ब्लूम जो है, ये इन्होंने वर्गीकरण किया है किसका, शैक्षिक उद्देश्यों का, या फिर हम बोल सकते हैं कि अधिगम का जो अनुक्षेत्र है वो किसके द्वारा बांटा गया है, तो बीएस ब्लूम के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा बांटा गया है। तो बीएस ब्लूम ने जो है वो किस प्रकार का, एक तो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य बांटे हैं। सॉरी, मैं वो फ्लाइट मोड में करना भूल गया था, अभी कॉल आ रहा था तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए, तो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य ब्लूम के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो ब्लूम जो है ये एक वर्गीकरण किया है, इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र बताए हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, या फिर उसको संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र बोल सकते हैं। एक होता है कार्यात्मक अनुक्षेत्र, और एक होता है भावात्मक अनुक्षेत्र। तो 3 प्रकार के अनुक्षेत्र जो हैं वो बीएस ब्लूम में बताए हैं। अब मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और
इसका अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर बीएस ब्लूम के वर्गीकरण को आप पढ़ सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया है के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। तो किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, एरिक्सन के अनुसार, कार्ल रोजर्स के अनुसार या अब्राहम मैस्लो के अनुसार। देखिए मनोवैज्ञानिक संकट रहता है मतलब मन और समाज का अध्ययन करने वाले कौन थे? समाज के परिप्रेक्ष्य में मन का अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर हमारे सामने एक ही आता है कि एरिक्सन जो है ये मन का अध्ययन किया। किसके सापेक्ष? समाज के सापेक्ष इन्होंने मन का अध्ययन किया एरिक्सन ने। जबकि लेव वाइगोत्स्की ने किसका? समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज के अंतः क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया। कार्ल रोजर्स की बात करें तो इनका अनुभवजन्य सिद्धांत दिया इन्होंने। और अब्राहम मैस्लो की बात करें तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत जो है वो किस नाम से जाना जाए? तो मैस्लो जो है इन्होंने ज्ञान का जो है वो कौन सा सिद्धांत दिया? तो ज्ञान का इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया। इसके बाद इन्होंने अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है वो भी दिए हैं। ठीक है, तो इसका सही से जो अगर हम आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा एरिक्सन, क्योंकि इन्होंने मन का जो है वो समाज के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। इस कारण मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एरिक्सन के। तो ये मनोवैज्ञानिक संकट रहता है, ये इनके एरिक्सन के अनुसार क्या है कि पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है, ये इनका कथन है जो इस प्रश्न में दिया गया था। अब छठा प्रश्न है आपके सामने, ओ कीफे एवं नेडल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करता है। ठीक है, तो समुद्री घोड़े की निम्न के साथ पशु प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या स्मृति से संबंधित हो सकता है? एक तो दिया गया STM से संबंधित और एक दिया गया LTM, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों दिए गए हैं, परंतु यहाँ पर दोनों नहीं होंगे। ये क्या हो सकता है? एक संज्ञानात्मक मानचित्र हो सकता है, मतलब अपने ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत एक मानचित्र हम जो है माइंड मैपिंग करते हैं, उसके अंतर्गत एक समुद्री घोड़ा या फिर पशु प्रदान करता है। ये हमारे माइंड मैपिंग का कार्य रहता है, तो ये एक संज्ञानात्मक मानचित्र के अंतर्गत आता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, अधिगम। केवल अधिगम दिया गया है। अधिगम क्या है? शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्या इमोशंस के साथ संबंधित होता है या नहीं होता है। तो भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जो आपका अधिगम जो है, आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो तो वो आपकी भावनाओं के साथ गहरा संबंध होता है। मामूली संबंध ये, परंतु भावनाओं के साथ गहरा संबंध होता है। आपकी शिक्षार्थी की भावनाओं से प्रभावित होता है। कौन सा? अधिगम। आपकी इमोशंस जो होते हैं, आपके अगर बैड थिंकिंग है किसी चीज़ के बारे में तो उस चीज़ को आप अधिगम कर पाओगे या फिर बहुत कुछ कम मात्रा में कर पाओगे। परंतु आपकी सकारात्मक सोच है और आपका जो है इमोशंस है उसके प्रति अच्छे इमोशंस हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाओगे, अधिगम कर पाओगे। तो ये होगा शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है। क्या होता है? तो अधिगम। 8वां प्रश्न दिया है यहाँ पर कि हाँ, चौथा प्रश्न ऑप्शन दिख गया। प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है। ठीक है, कोई भी समस्या समाधान कर लेता है विद्यार्थी तो उसको आइसक्रीम दी जाती है। ठीक है, क्या दिया जाए उसको? आइसक्रीम। यह एक रिक्त स्थान के रूप में कार्य करता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी समस्या हल कर लेता है विद्यार्थी, उसको क्या दी जा रही है? आइसक्रीम दी जा रही है। तो आइसक्रीम के साथ जो होगा वो प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। किसी भी विद्यार्थी को एक समस्या हल कर रहा है और उसे तुरंत पुनर्बलन मिल रहा है तो वो प्राथमिक पुनर्बलन कहलाएगा। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया है। स्किनर जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने दिया स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने जो है पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, एक शिक्षक रिक्त स्थान में व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? प्रदर्शन विधि में। देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न दिया गया है और शब्द इस प्रश्न में ही दिया प्रदर्शन। व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या किस में करता है? तो किस में करेगा शिक्षक? एक उसकी प्रदर्शन विधि होगी, उस प्रदर्शन विधि के अंतर्गत ही वो क्या करेगा? उसको अच्छे से दिखाएगा, अच्छे से किसी चीज़ का प्रदर्शन करेगा और उसको प्रायोगिक विधि भी बोल सकते हैं। किसी विद्यार्थियों के सामने ही प्रदर्शन कर रहा है और वो सिखाता जा रहा है तो वो प्रदर्शन विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदर्शन इसमें भी दिया गया है प्रश्न में, और इसकी सही विधि कौन सी होगी? तो प्रदर्शन विधि होगी। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि परिवार रिक्त स्थान का मुख्य एजेंसी है। तो किसकी? श्रेष्ठ शिक्षा की एजेंसी है,
अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी है, औपचारिक शिक्षा की एजेंसी है, या गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी होती है, क्या उसकी मुख्य एजेंसी है? देखिए, परिवार जो होती है ये इनफॉर्मल एजुकेशन, जो अनौपचारिक शिक्षण जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, उसका मुख्य एजेंसी का कार्य कौन करता है? परिवार करता है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा कौन देता है? विद्यालय के द्वारा जो बच्चा ग्रहण करता है, जो अधिगम करता है, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? बच्चा जो घर परिवार से, समाज से, इनसे जो सीखता है, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, माता पिता या फिर शिक्षक उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उस जो बच्चा कार्य करता है उसको चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, उसने निपुण कर लिया उस कार्य को, और उसको शाबाशी मतलब उसको पुनर्बलन अच्छा प्रदान कर रहे हैं, उसके पृष्ठपोषण अच्छा प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या आता है? तो वो आता है स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जो है ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत की गई। लेव वाइगोत्स्की एक सामाजिक अंतःक्रिया के परिप्रेक्ष्य में सीखने पर बल देते हैं। तो इनके द्वारा मतलब जो कहा गया है वो कहा गया है कि शिक्षक या फिर माता पिता या फिर कोई अन्य लोग जो हैं, जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, वो इसको अच्छा पृष्ठपोषण प्रदान कर रहे हैं, तो वो बच्चा स्कैफोल्डिंग मतलब जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रासंगिक तरीके से तो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग, या फिर मचान बोल सकते हैं हम उसको। तो ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त शब्द है स्कैफोल्डिंग। और एक और कल हमने वीडियो में पढ़ा था ZPD की अवधारणा। अगर कल का वीडियो नहीं देखा हो तो हमने लेव वाइगोत्स्की की ZPD की अवधारणा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो पढ़ा था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चा जानता है और नहीं जानता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? लेव वाइगोत्स्की। और जिनकी मदद से वो अधिगम करता है, वो ZPD की अवधारणा किसने दी है? तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक तो ZPD की अवधारणा और एक स्कैफोल्डिंग की अवधारणा। अब 12वां प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, कोहलबर्ग जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने नैतिकता से संबंधित सिद्धांत दिया। इनका नैतिक सिद्धांत है कोहलबर्ग का। ये हमने कल के वीडियो में जाना है कि इनके नैतिक सिद्धांत के कौन कौन से पक्ष हैं, किन किन चरणों में इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है, तो वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इनका यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया इनसे संबंधित? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवाल। देखिए, अगर सही और गलत के सवाल तक ही प्रश्न सीमित होता तो वो हो जाती नैतिक दुविधा, क्योंकि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए दो वस्तुएं हैं और हम ये तीसरे आदमी हैं, तो ये इन दोनों के बारे में हमारी क्या सोच है? ठीक है, ये हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो नैतिक दुविधा हो जाती है कि कौन हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, तो वो नैतिक दुविधा हो जाती है। परंतु इसमें क्या है? सवालों के बारे में राय शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम किसी के भी बारे में अगर राय करते हैं तो वो हमारी क्या कही जाएगी? नैतिक तर्कणा कही जाएगी, नैतिक तर्क कहा जाएगा, या फिर मॉरल रीजनिंग बोल सकते हैं हम उसको। तो नैतिक तर्क होता है कि सही और गलत हमारे लिए दो चीज़ें हैं, क्या सही हो सकती है और क्या गलत हो सकती है, इसका हम अगर विचार कर रहे हैं, हमारी राय में शामिल होता है, तो वो नैतिक तर्क कर रहा है व्यक्ति। और अगर दो चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में वो सही या गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो वो होती है नैतिक दुविधा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो वो नैतिक दुविधा के अंतर्गत आता है। परंतु अगर हम राय किसी सही और गलत के बारे में राय शामिल कर रहे हैं, तो वो विचारशील प्रक्रिया क्या कही जाएगी? तो वो होगी नैतिक तर्क। तो हम किसी के बारे में तर्क कर रहे हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है? तो व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व कौन देता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए, सबसे पहले इन सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं कि बांडुरा ने क्या सिद्धांत दिया। बांडुरा का अल्बर्ट बांडुरा जो थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम के अंतर्गत इन्होंने भाषा सीखने के अंतर्गत जो है बालक का सामाजिक भाषा किससे संबंधित अगर अधिगम की बात करें तो वो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने कौन सा मन से संबंधित, इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं।
इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 प्रकार के मन बताए हैं और इनसे 3 प्रकार की सॉरी ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो जो है ये 3 प्रकार के मन के साथ जुड़ी हुई हैं अवधारणाएं, ठीक है। तो 3 प्रकार के मन बताए इन्होंने, एक बताया अचेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा बताया चेतन मन। तो 90% चीज़ें जो होती है वो क्या किस में होती है, हमारी विचार, हमारी जो असफल इच्छाएं जो होती है वो किस में होती है, तो वो होती है अचेतन मन में। और चेतन मन में 10% हिस्सा किस में होता है, चेतन मन में। तो ये हमने सिद्धांत पढ़ा दिया है पहले, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, तो उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। केवल मैं यहाँ पर प्रश्नों की ही चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपके समक्ष, ठीक है। मैं उनसे संबंधित सिद्धांत, उनसे संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। तो आप वीडियो को जो है अच्छे से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो वो नोट डाउन करते जाइए आप, ताकि आपको बाद में जो रिविज़न करने में अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बांडुरा ने दिया भाषा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 3 प्रकार के मन बताए हैं और 3 प्रकार के मन से संबंधित अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। और पियाजे का तो हम सब जानते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 जो है अवस्थाएं बताई है, बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो वो पियाजे ने बताई है। और पावलाव हैं, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारवाद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक, एक तो होता है, एक थॉर्नडाइक संबंधित है, ठीक है। एक होता है थॉर्नडाइक के अलावा जो है एक है स्किनर संबंधित है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलाव है, जो है ये किससे संबंधित, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। जबकि गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं कॉफका, कोहलर, वर्दीमर। और ये जो है कॉफका, कोहलर, वर्दीमर, ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। जबकि किसकी बात हो रही थी, पावलाव और स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानवादी की बात करें तो जीन पियाजे जो हैं ये क्या है, संज्ञानवादी हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। और नव फ्रायडवाद की बात करें तो नव फ्रायडवाद, अगर हाँ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो वो दिया है फ्रायड ने। और नव फ्रायडवाद या फिर नव समाजवाद के मनोसमाजवाद के विकास में तो एरिक्सन का नाम आता है, ठीक है। ये सिद्धांत, तो हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है, तो ये कौन महत्व देते हैं, ये बांडुरा का भाषागत सिद्धांत जो है, सामाजिक भाषागत सिद्धांत, उसमें ये जो है ये व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देते हैं। तो हमने यहाँ पर पावलाव की बात की थी, तो पावलाव का जो है वो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात हो रही है आपके, ठीक है, जो यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं इसी प्रकार के। तो ये क्या पुनरावृत्ति प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, क्या पुनर्धिगम या फिर रीलर्निंग के अंतर्गत आते हैं, या फिर याद करने या फिर रिकॉल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये तीनों नहीं होंगे, या आपके अभिज्ञान, मतलब हम अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो आपके अभिज्ञान से संबंधित, आपके ज्ञान से संबंधित होता है, कोई तुक्का इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये अभिज्ञान से संबंधित होता है, ये याद करने के अंतर्गत नहीं आता है, पुनरावृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आता है, और रीलर्निंग के अंतर्गत भी नहीं आता है। ये क्या होता है, रिकॉग्निशन या फिर अभिज्ञान के अंतर्गत आता है। लास्ट का प्रश्न है हमारा, देखिए साथियों, आप प्रश्न जो है मेरे उत्तर बताने से पहले आप आपके हिसाब से गैस कीजिए उस प्रश्न को, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि आप आपका स्वमूल्यांकन कर सकें, और कमेंट में बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हों और आप कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आखिरी का प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे क्या करें, तो विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वो विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है ये किसी किताब में नहीं दिए, ये अपने स्वयं के ज्ञान से संबंधित होते हैं, जो अपनी खुद की मन स्थिति क्या है ये जानने के लिए जो है एजुकेशनिस्ट जो हैं वो ये प्रश्न ऐसे इस प्रकार के टाइप के प्रश्न पूछते हैं आपसे, क्या आपकी जो सोच है वो क्या है,
आपकी सोच निकल कर आएगी। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए सक्षम बनाता है, तो वो विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए बेहतर बनाता है, सक्षम बनाता है। तो आज के ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।